आज खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार और ये उद्धव ठाकरे इन लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब आने वाले समय में जब कई सारे क्षेत्रीय दल जिनको कहा जाता था कि एंटी कांग्रेस प्लैंक पे उनका आधार टिका हुआ है, बेस टिका हुआ है, वो अब एंटी भाजपा प्लैंक पे कांग्रेस के साथ आते हुए दिख रहे हैं, या आते हुए नहीं दिख रहे हैं तो समझौता करने के मूड में दिख रहे हैं, प्री पोल एक स्ट्रेटेजिक या डायरेक्ट अलायंस के मूड में। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा डरी हुई है, राहुल गांधी की वजह से ज्यादा परेशानियां हैं, या खड़गे साहब रह रह के कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जो राहुल गांधी शायद अपनी यात्रा से उतना असर न डाल पाए जितना खड़गे साहब अपने बयानों से डाल दे रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस को लेकर परेशानी है बीजेपी में? कारण क्या है? अभिषेक जी, मैं एक बात जो स्ट्रेस करना चाहता था वो शरद जी ने पहले कह दी है। वो बात ये है कि बीजेपी जो है वो प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। मतलब वो डरी हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता। वो डरने से ज़्यादा डराने में उसका विश्वास है। तो हमने गुजरात में भी हमको ऐसे लगा था कि वो पैनिक में है, ऐसा सबको लग रहा था, इंक्लूडिंग मैं उसमें अपने आप को शुमार करता हूँ कि वो पैनिक में है, इसलिए इतना ज़्यादा जो गुजरात पर फोकस हो रहा है वो पैनिक की वजह से ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जाकर ये लग रहा है कि वो इतना जो फोकस गुजरात में हो रहा था वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए हो रहा था। मतलब ये तो उनको पता ही था कि वो जीतने वाले हैं, लेकिन उनको रिकॉर्ड ब्रेक करना था। उनको जितनी सीटें इससे पहले कभी नहीं आई उतनी सीटें उनको वहां पर लानी थी, इसलिए वो पूरी पुरजोर कोशिश थी। तो ये जो अभी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक नया एक इनिशिएटिव लिया है, एक नया एक खुरापात इन्होंने की है, वो इसलिए नहीं है कि वो कांग्रेस से डरे हुए हैं। वो इसलिए है कि वो 2024 का अपना जो कैंपेन है उसको और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, और वो किसी भी तरह की कोई भी चीज जो हो, जो आज हार्मलेस लगती हो, लेकिन वो हम उसको हार्मलेस समझते हैं, वो नहीं समझते। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहते, उसको वहीं पर वो खत्म करना चाहते हैं। ये जो जी बी बी BF.7 ये जो वेरिएंट है, ये तो हमारे देश में पिछले 2 साल से है, और गुजरात में तो नवंबर में ये पाया गया, जब वहां पर मोदी जी कैंपेन कर रहे थे। तो वहां पर उस समय, अच्छा ये जानकारी अभी बाहर आ रही है, ये पहले से ही मालूम था कि ये कितने वेरिएंट है गुजरात में विवेक देश पांडे जी? कितने वेरिएंट है गुजरात में? वेरिएंट तो वेरिएंट तो बहुत है, लेकिन ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है, जो अभी चाइना में प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रही है, वो वेरिएंट गुजरात में सितंबर और नवंबर में दोनों महीने में वहां पर पाया। उड़ीसा में मेरे ख्याल से सितंबर में पाया गया था, नवंबर में जब वहां पर गुजरात में इलेक्शंस थे वहां पर ये पाया गया था, सबको पता था। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, कोई झूला झूलने तो गुजरात में इस बार आया नहीं है जब से कोरोना है, फिर ये वेरिएंट गुजरात में क्यों आ रहे हैं चाइना से सीधे? ये तो मोदी जी को पूछना पड़ेगा क्योंकि कोई स्पेशल चैनल अगर नहीं है, पर पूरे देश में पाया गया, सिर्फ गुजरात में ही, उड़ीसा में भी ये पाया गया, पूरे देश में इसके रिपोर्ट्स भी आए हैं। और जब जिस दिन इन्होंने ये लेटर लिखा उसके एक दिन पहले ही जो भारत सरकार के एक्सपर्ट है, वो गंगा खेड़कर जी थे, जो अभी नहीं है उस पद पर, रिटायर हो गए। और ये जो ICMR के जो कोविड टास्क फोर्स के एक मेंबर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इन दोनों ने और कोई एक दो एक्सपर्ट है, इनके कोट्स मैंने खुद पढ़े हैं पेपर में, उसमें उन्होंने कहा कि भारत को इस वेरिएंट से, कोविड से अभी इमीडिएट कोई डर नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो इसके बावजूद ये किया गया है, इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस को हर मुमकिन उनकी कोशिश है कि कांग्रेस को वो किसी भी तरह से आगे ना आने दे। उन्होंने देखा है कि इलेक्शन में इसका कुछ असर नहीं हुआ, उसके बावजूद वो इस रैली को इसलिए नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये जो एक ही चीज इस कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से जो हासिल हो रही है कांग्रेस को, वो चीज ये है कि राहुल गांधी का जो इमेज है वो काफी सुधरा है, और वो जो टीना फैक्टर जो काम कर रहा था अभी तक, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी, ऐसा दिख रहा है कि मोदी जी को एक अच्छा शक्तिशाली अल्टरनेटिव राहुल गांधी के रूप में उभर रहा है। और ये शायद बीजेपी का एक डर हो सकता है कि 2024 के आते आते कहीं राहुल गांधी की इमेज, अब दूसरी भी यात्रा वो निकालने जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात सुनने में आई है,
हाँ, तो ये अगर 2024 के आते-आते राहुल गांधी की इमेज अगर इतनी बड़ी हो जाए कि वो लोग एक अल्टरनेटिव राहुल गांधी में देखने लगे, मोदी जी को जो हम्म, अल्टरनेटिव नहीं है आज की तारीख में, जिसकी वजह से पिछले 2 इलेक्शन वो बहुत आसानी से जीतते आए हैं। अब ये अगर इस तरह का कोई एक फेस उभर कर राहुल गांधी के रूप में जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है 2024 में, जो कल तक जिनको हम्म, पप्पू बोला जाता था, वो आज एक काफ़ी शक्तिशाली एक चेहरा बनकर उभर रहे, ये बीजेपी का एक जी, डर हो सकता है। और उसके बाद ये तो 26 जनवरी में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है कांग्रेस ने ये भी अनाउंस किया है कि इसके बाद एक हमारी हाथ से हाथ जोड़ो, इस तरह की कोई हम्म, वो रैलियाँ सारे देश में निकालने वाले हैं। तो मुझे लगता हम्म, है कि इसके पीछे रणनीति बीजेपी की ये है कि भले ही ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म होते-होते इतना प्रेशर बनाना है, कि ये जो नेक्स्ट इनका प्रोग्राम है, कम से कम वो ना हो। जी, तो आज से प्रेशर अच्छा, बनाएँगे, तो वो जो हाथ से जोड़ो हाथ वाला जो प्रोग्राम है, वो ना होने पाए। ये एक हम्म। इस स्ट्रैटेजी का एक पार्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो एक अपोजिशन की पार्टियों में एक अलग तरह की धारणा रही है, बहुत ज्यादा, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या नीतीश कुमार लालू यादव के बारे में कहा जाए, शरद पवार के बारे में कहा जाए, ये लोग बहुत ज्यादा भरोसे में कांग्रेस पार्टी को नहीं लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी से मुकाबले का सवाल है, चाहे ममता बनर्जी की ही पार्टी क्यों ना हो या देवेगौड़ा साहब की पार्टी, ये सारे राजनीतिक दल कांग्रेस की छतरी के तले जमा हो रहे हैं या जमा होने की उम्मीद दिख रही है, इस वजह से भाजपा ज्यादा डरी हुई तो नहीं है? अभिषेक जी, अभी तक तो इस बात के कोई आसार हमको नज़र नहीं आ रहे कि ये हम्म, सारी जो पार्टियाँ हैं, रीजनल पार्टियाँ जो है, वो कांग्रेस के बैनर के तले अपने आप को एकजुट करने में विश्वास रखती है या फिर उनकी कोई हम्म, एक्सरसाइज़ इस तरह से उन्होंने इनिशिएट जी, किया है, इसके आसार अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जी, 2024 में 2 सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो आज तक भी रहे हैं और जी, 2024 में भी रहेंगे, जो 2 हम्म, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स किसी भी इलेक्शन को भारत में आज लोकसभा के किसी भी इलेक्शन को भारत में जो अफ़ेक्ट करते हैं, वो 2 फैक्टर्स है मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट और हम्म, बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी। ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं, जिनको मात देना आज भी अपोज़िशन के लिए लगभग नामुमकिन जैसा है। हम्म। तो मतलब इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। न मोदी जी की पॉपुलैरिटी का जवाब है, न बीजेपी के इलेक्शन मशीनरी का जवाब है। नहीं, तो लेकिन जो बात सिर्फ़ आप कह टिकट रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, ममता जी, बनर्जी ने मात दी, नवीन पटनायक ने बीजेपी को मात दी, नीतीश कुमार ने देखिए, बीजेपी को मात दी। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। मैं जी, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में भी ममता हमने ये बनर्जी ने हराया, ऐसी बात नहीं है, जी, नवीन बाबू ने नहीं हराया। देखिए जी, ठीक है। ऐसा है जी, कि लोकसभा में अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, तो हम्म, पिछले 8-10 साल में हमने जो चित्र देखा है कि हम्म, बीजेपी का एक वीक पॉइंट क्या है, बीजेपी जो है, वो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अपनी पैठ आज भी नहीं बना पाई है। गिने-चुने कुछ हम्म, स्टेट्स अगर आप छोड़ दें, तो हम्म, खुद के बलबूते पर बीजेपी बहुत कम जगह चुनकर आई है। हम गुजरात का उदाहरण दे सकते हैं, उत्तराखंड दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश दे सकते हैं। और कहीं मुझे नहीं दिख रहा है। हम्म, हरियाणा में भी वो साझा सरकार है। मध्य प्रदेश में उन्होंने तोड़-फोड़ कर सरकार बनाई है, कर्नाटक में वैसे ही बनाई है, खुद के गोवा में भी वैसे बनाई है। तो खुद के बलबूते पर स्टेट्स में वो आज भी उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं क्योंकि स्टेट्स के जो रीजनल सेटअप्स है, वो अपनी जगह पर काफ़ी मज़बूत है। लेकिन जब हम्म, लोकसभा का इलेक्शन आता है तो इस देश का जो वोटर है वो बीजेपी हम्म, को चुनता है, ये भी हमने देखा है। अब हम्म, आप ये कहेंगे नहीं वो तो 37% ही है, 38% है, बाकी तो नहीं, 62% बीजेपी के हम्म, खिलाफ जा रहा है। ये सब बाकी ये स्टैटिस्टिक्स के जो नुआंसेस है इसको छोड़ दीजिए। सच तो जी, ये है कि वो 300 के ऊपर सीटें ले गए और हम्म, जब लोकसभा का इलेक्शन आता है, हमने दिल्ली में भी देखा है, आम आदमी हम्म, पार्टी को लोग विधानसभा में चुन के देते हैं, लेकिन लोकसभा में सारी की सारी सीटें जो है वो बीजेपी को देती है। अब हम्म, का एक्सेप्शन अगर आप छोड़ दें वेस्ट बंगाल जैसे कुछ एक्सेप्शन होंगे जहाँ पर कम ज़्यादा बीजेपी का हो जाता है, तो लेकिन नेशनल लेवल पर ओवरऑल लोग बीजेपी को इसीलिए चुनते हैं क्योंकि बीजेपी के 2 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है, बीजेपी की बहुत वेल ऑयल्ड मशीन जो है इलेक्शन की हम्म, वो और सबसे नंबर
वन जो है वो मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट। इन दोनों को जी, जहां पर भी चुनौती मिलेगी वहां पर बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर जाएगी। और जैसे कि हुँ, मैंने पहले कहा कि टीना फैक्टर जो मोदी जी के बारे में बताया जाता है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसको टक्कर देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे हुँ, 2024 के आते आते। ये एक छोटा सा डर बीजेपी के मन में होगा, क्योंकि जिस तरह की हमने मतलब इस बात पर तो सारे लोगों का एक मत हो गया है कि राहुल जी की इमेज बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी हुई है, हुँ, उसमें काफी सुधार आया है और सुधार आएगा उसका। और 2024 में मोदी जी के सामने कौन? तो राहुल गांधी। अब जहां जी, तक अपोजिशन यूनिटी की बात है, तो उनको ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए रहेगा कि उनको मोदी जी को एक सशक्त एक हुँ, पर्याय जो है वो देना पड़ेगा। तो वो किसको हुँ, चुनेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी एक पैठ हो, राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी हो, ऐसा हुँ, कौन है? दो ही लोग हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे केजरीवाल। आप हुँ, नीतीश कुमार जी को देखिए कि नीतीश कुमार जी के साउथ में क्या अपील है, नीतीश जी, कुमार जी के नाम से महाराष्ट्र में क्या अपील है। तो हुँ, सिर्फ नेशनल नेशनल लेवल पर एक ही दो ही लोग ऐसे हैं जिनको अपील है। सबसे ज्यादा अपील राहुल गांधी की है, और उसके हुँ, नीचे अगर आप किसी को काउंट कर सकते हैं तो केजरीवाल है। तो हुँ, अब अपोजिशन बाकी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज है, आप हुँ, छोड़कर बाकी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज है, उनको अगर ये चाहिए कि वो बीजेपी को रोक सके कहीं भी हुँ, लोकसभा में, तो उनको कांग्रेस के छत्र छाया में आना पड़ेगा। और कांग्रेस जी, का भी सर्वाइवल का जो ये है इशू है, तो कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा कि उनको रीजनल पार्टीज को साथ में लेकर जाना पड़ेगा। हमने बीच में हुँ, जयराम रमेश जी का एक वक्तव्य सुना, जिसमें उन्होंने ये जी, कहा कि अगर अपोजिशन ये चाहती है कि हम 200 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़े, तो बिल्कुल भूल जाइए, इस तरह की अपोजिशन यूनिटी हम नहीं चाहते। तो हुँ, कांग्रेस, मैं समझता हूं कि एक 2029 के लिए वैसे भी तो आप ये कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा ये दूर का इसका लक्ष्य है, हम हुँ, दूर की सोच रहे हैं, ये इट्स अ लॉन्ग हॉल, हाँ, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो फिर 2024 में आपको क्या जल्दी है कि आप 2024 में बिल्कुल मोदी जी को नीचे उतार कर आपको सिंहासन पर बैठना है, इसकी आपको जल्दी तो दिख नहीं रही, आप खुद ही कह रहे हैं। जी, तो क्या हरकत है कि 2024 को 200 सीटों पर फोकस करके एक स्टेपिंग स्टोन करके उसको यूज करके आप 2029 में पूरा बहुमत लेने की कोशिश करें। एक स्ट्रेटेजी के तहत ये जी, करने में क्या हर्ज है, लेकिन कांग्रेस इसके हुँ, लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात हुँ, है, जो आप वाला फैक्टर है, आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टीज में फर्क ये है कि बाकी जो पार्टीज है वो थ्रेटेंड पार्टीज है, और आम हुँ, आदमी पार्टी ये थ्रेट है खुद। आम आदमी पार्टी कहीं भी थ्रेटेंड नहीं है, उनका तो हुँ, एक्सपेंशन मोड है, इनका तो हुँ, सर्वाइवल मोड है। तो आम आदमी पार्टी को कोई जरूरत नहीं पड़ी है वो जाके खुद होके किसी के साथ हुँ, अपना एक संबंध बनाए और अलायंस पार्टनर बन के, उनको कोई जरूरत जी, नहीं है। उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि जहां जहां कांग्रेस है वहां पर खड़े कर दो, कांग्रेस का वोट अपने तरफ खींच लो, और जितना जी। जितनी बरकत हो सके वोटों मतलब में। आप ये कह और रहे हैं कि बीजेपी ने गलती कर दी, सत्येंद्र जैन साहब को गिरफ्तार नहीं करती तो हिमाचल में भी 0.9% का अंतर है, खेल हो जाता। बीजेपी ने हाँ, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया। अब आम आदमी पार्टी देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बताई जाती है, मैं वो नहीं जी, मानता। मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ये आरएसएस की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम नहीं है। ये बीजेपी बीजेपी ये इसमें बहुत सटल मैं उसमें फर्क करता हूँ। जी, आम आदमी पार्टी को भले ही आरएसएस सपोर्ट करे, लेकिन बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी दुश्मन है, इसमें कोई डाउट हुँ, नहीं है। एमआईएम हो सकता है बीजेपी का बी टीम, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जी, अगर आप आरएसएस की सोच अगर जानते तो ये है कि उनको तो बीजेपी तो पावर में चाहिए, तो वो कभी नहीं चाहेंगे मोदी जी हारे, बीजेपी हारे, जी, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई स्थिति बनती है, तो अपोजिशन में वो कांग्रेस को नहीं देखना चाहेंगे, अपोजिशन को वो आम आदमी पार्टी को देखना चाहेंगे। तो इसलिए वो जी, अपनी ताकत जो है वो आम आदमी पार्टी के पीछे लगाएंगे। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस का बी टीम है, बीजेपी का नहीं। तो जी, आम आदमी पार्टी जो है वो खुद हो कि किसी के साथ अलायंस बनाएंगी, ऐसा मुझे आज लगता नहीं। इसलिए ये जो अलायंस वाली स्थिति है, उसमें आज आज से ही किसी पॉजिटिव एक इनिशिएटिव हर तरह से आ रहा है, इस तरह की कोई हुँ, चिन्ह आज नहीं दिख रहे हैं। और वो हुँ, जितना इसमें लेट होंगी सारी पार्टी, उतना वो अपोजिशन यूनिटी के लिए हार्मफुल होगा।
अब ये पता नहीं है मुझे कि स्ट्रेटेजिकली बिना कुछ कहे, किसी से कहे भले, चुपचाप अंदर से कुछ स्ट्रेटेजी बन रही है क्या? क्या ये हो रहा है कि आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी जो है वो ये कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि तीनों इकट्ठा आके फिर से एक नई पार्टी बनाई जाए और एक यूनिफाइड फोर्स, इस तरह की कुछ बात मैं सुन रहा था कि अंदर से शायद इस तरह की भी कुछ चर्चा चल रही है आपस में कि पुराने जो समाजवादी हो एक साथ एक बैनर के नीचे आ जाए और एक बड़ा फोर्स करके सामने आए। उसके बाद बीएसपी का क्या स्टैंड है हमको पता नहीं, बीएसपी उस समय क्या करेगी। तो बीजेपी जो है वो सारे फैक्टर्स को पहले से ही भाप लेते हैं, सारे फैक्टर्स की पहले से ही स्टडी कर लेते हैं और अपोजिशन यूनिटी हो गई है इस तरह का एक प्रिज्यूम करके, वर्ष कम वर्ष क्या होगा बीजेपी के लिए कि सारी अपोजिशन पार्टियां एक साथ आ गई है। उस समय ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, वो उस लेवल का कैलकुलेशन करती है। वो ये कभी नहीं सोचेगी कि अपोजिशन यूनिटी तो नहीं होने वाली है, चिंता का विषय नहीं है। विवेक वो यही देशपांडे सोच जी, के इस पॉलिटिकल कोरोना की जो बात हो रही है कि राजनीतिक दलों को, विपक्ष को एक तरह से उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक देने की कोशिश, इस रोक देने की कोशिश में अब कांग्रेस पार्टी का अगला स्टेप आपको क्या दिखाई देता है? क्या लाल किले पर जो यात्रा कल खत्म होगी, मतलब खत्म नहीं होगी, थोड़े दिनों के लिए जो विश्राम होगा 7-8 दिनों के लिए, वो विश्राम पहले चरण का अंतिम मान लेना चाहिए या उसके आगे यात्रा कश्मीर तक जाते हुए आपको दिखाई देती है? हाँ, जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मुझे लगता है कल की बात है, कल या परसों उन्होंने कहा है कि उनको जिस तरह से नोटिस भेजा गया है, उनका ऐसा आरोप है कि बीजेपी उनकी यात्रा को खत्म कर देना चाहती है और उन्होंने ये भी बताया कि हम बिल्कुल यात्रा को आगे ले जाएंगे और श्रीनगर तक ले जाएंगे। तो उनका इरादा पक्का है और पिछले कुछ 2-3 महीनों से हमने देखा है कि बीजेपी का कांग्रेस काफी एग्रेसिव हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो सारे बहुत एग्रेसिव हो गए हैं और वो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि वो जिस तरह से संबित पात्रा और ये अमित मालवीय वगैरह जैसी जो गैंग है, वो जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर कुछ बातें रखते हैं, कांग्रेस की जो प्रवक्ताएं हैं वो सारे तथ्यों के साथ ये कौन बात सा कर रहे हैं। गैंग है, आप और स्पष्ट कीजिए विवेक देश पांडे जी, ये स्पष्ट कीजिए। मोदी इनका जी जो कहते हैं खान मार्केट गैंग, तो क्या ये वीपी हाउस गैंग है क्या? ये तो ये अमित मालवीय वगैरह ये जो लोग हैं जो झूठ को सच बताने की बात हमेशा करते हैं, मतलब एक झूठ को 100 बार कहो तो फिर वो सच माना जाता है। जो गोबेल्स वाला जो एक प्रिंसिपल है जिसके तहत ये काम करते हैं, तो वो ये क्या है कि जैसा उन्होंने ये एक लेस वाला, जूतों के लेस वाला जो एक वीडियो जारी किया और कहा कि देखो किस तरह से वो कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री जो है वो राहुल गांधी जी के जूतों का लेस बांध रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, उनको पता है ये झूठ है, अमित मालवीय को पता है ये झूठ है और बीजेपी को पता है, सबको पता है ये झूठ है, लेकिन वो धड़ल्ले से कर दिया। इसके पीछे स्ट्रेटेजी ये है कि ये इसका सच सामने आएगा ही, कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। अगर इस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देखा है तो उसमें से सिर्फ 10 ही हजार लोग जो है उसको क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बाकी 90,000 जो है वो ये मान के चलेंगे कि इस तरह की कोई बात हुई है। तो ये वो इम्पैक्ट जो है वो इस तरह से वो क्रिएट करते हैं। तो ये जो पूरा जिसको मैं डीडीटी कहूंगा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स, तो डीडीटी कैसा पॉइजनस होता है उस तरह से ये डीडीटी है बीजेपी डीडीटी का। मच्छरों पे ज्यादा काम नहीं करता, डीडीटी मच्छरों पे ज्यादा काम नहीं करता, उसकी जगह दूसरे केमिकल्स वगैरह आजकल छिड़काव हो रहा है उससे। मैंने तो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एक चांस लिया ये एब्रीविएशन बनाने का और अच्छा बन गया वो डीडीटी। चलिए ठीक है। तो ये जो कोरोना वाली बात है, ये इसके पीछे अब देखिए G20 आने वाला है, G20 पूरा सितंबर तक चलेगा। अब इनके लिए मुश्किल ये है, मैं 2024 के लिए जो इनके लिए फेवरेबल फैक्टर्स, जो आज ही नीरजा चौधरी ने बहुत अच्छा एक इंडियन एक्सप्रेस में कुछ लिखा है, उसमें कहा कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और G20 और एक चीज उन्होंने लिखी भी, ये सारे जो फैक्टर्स है, राम टेम्पल, ये सारे फैक्टर्स बीजेपी को 2024 के लिए मदद करने के लिए अभी सज्ज बनाए गए हैं, पूरी तरह से इसको सज्ज बनाया है। लेकिन जिस तरह के हालात चाइना में बने हैं, ऐसा माना जाता है कि वहां पर 10 लाख
लोग इस साल मर सकते हैं कोरोना से, मतलब आने वाले साल में, इस तरह का प्रोजेक्शन है। तो ये हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना उस चीज में इतना व्यस्त हो जाएगा, उसको संभालने में, उसको करेक्ट करने में, कि उसका बॉर्डर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा और बॉर्डर से वो शायद अपने आप को डिसएंगेज कर लेगा, या फिर लोगों का ध्यान हटाने के लिए और बटाने के लिए वो इंडिया के खिलाफ उसकी जो कुरापात चल रही है उसको और नए लेवल पर ले जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज है। तो ये चाइना वाला फैक्टर है, ये फैक्टर जो है वो अंधेरे का तीर है। वो उसके बारे में बीजेपी को कोई अंदाज नहीं है कि वो किस तरफ आएगा, मतलब क्या उनकी तरफ आएगा। अगर जिस तरह से पुलवामा का फायदा उनको 2019 में हुआ, अगर चाइना फैक्टर बहुत ज्यादा एग्रेवेट होता है तो ये सारी बातें जो है धरी की धरी रह जाएगी और उसमें बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है इलेक्शन में 2024 के। तो ये जो अनफोर्सिन फैक्टर चाइना एक है और बाकी फैक्टर्स क्या है हमको पता नहीं आने वाले समय में क्या होंगे। तो ये 2024 के लिए ये बहुत हमें देखना पड़ेगा कि ये फैक्टर्स किस तरह से प्ले आउट करते हैं। जहां तक कोरोना की बात है, मुझे लगता है कि G20 का पूरा साल भर अगर प्रोग्राम चलने वाला है तो बीजेपी को कोई अधिकार नहीं बनेगा कि वो कांग्रेस की यात्रा को रोके, और कांग्रेस की यात्रा अगर वो रोकते हैं। और दूसरा एक इसका सैल्यूटरी इफेक्ट G20 का ये देखने को मिलेगा कि जिस तरह का एक कम्युनल पॉइजन का एटमॉस्फेयर देश में अभी तक बना है, G20 का पूरा सेशन जो सितंबर तक चलेगा, बीजेपी को उसको टोन डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया के सामने देश का जो चित्र जो डायरेक्ट दिखेगा, दुनिया के 20 देशों से आने वाले जो लोग हैं, डेलीगेट्स है, उनको इस तरह का चित्र न दिखे। अभी से तो झोपड़पट्टियां ढकना चालू कर दिया है। तो कम्युनल पॉइजन वाला जो फैक्टर है, आप कंप्लीट कर लें। वो फैक्टर वो टोन डाउन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं किया तो उनके लिए वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा और यात्रा भी चलने देना पड़ेगा उनको, नहीं तो G20 आप क्यों कर रहे हैं। और ये देखिए, मुंबई के लोकल ट्रेन में तो हजारों करोड़ों लोग रोज जाते हैं, और जितनी भी ट्रेन इस देश में चलती है देश भर में, उसमें तो करोड़ों लोग रोज शामिल होते हैं। तो आप ट्रेन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना को लेकर मुद्दा, एक संक्षिप्त टिप्पणी हम शरद गुप्ता जी से लेंगे। शरद जी, खैर वो जो G20 वाली बात कर रहे थे, कांग्रेस के पास G20 से 3 ज्यादा है।